डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। किसी भी प्रकरण का निराकरण निर्णय आदेश के द्वारा होता है जिसमें कि न्यायालय यह तय करता है कि क्या कोई सहायता पक्षकार को दिलाई जावे या कि क्या किसी आरोपी को किसी अपराध के आरोप का दोषी पाकर दंडित किया जावे या दोषमुक्त किया जावे। विराम। हर पक्षकार को यह जानने की इच्छा होती है कि उसके प्रकरण का क्या परिणाम रहा, अतः पक्षकार एवं उसके प्रतिनिधि की प्राथमिक रुचि प्रकरण का परिणाम जानने की होती है। विराम। यदि परिणाम उसके विपरीत है या अपील की जाना है तब संबंधित पक्ष निर्णय के आधार भी जानना चाहता है। विराम। प्रत्येक मामले में 2 पक्ष होते हैं तथा दोनों एक साथ नहीं जीत सकते हैं। यदि मामला गुण दोषों पर निराकृत होता है। विराम। अतः हर प्रकरण जो कि गुण दोषों पर निराकृत होता है के निर्णय में मात्र परिणाम निकालना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिणाम पर पहुंचने के युक्ति युक्त आधारों का वर्णन भी आवश्यक है। विराम। तब एक अच्छा निर्णय तभी माना जा सकता है जबकि निष्कर्ष पर पहुंचने के युक्ति युक्त आधार उसमें दिए गए हों। विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्णय उस पूरे मामले का दर्पण है जिसे देखने से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मामला क्या था, प्रमाण कैसा प्रस्तुत हुआ तथा किन आधारों पर क्या परिणाम हुआ। विराम। पैरा। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण प्रकरण पत्रिका का, अभिवचनों का, आरोपों का, प्रमाण का, दस्तावेजों का अध्ययन कर सुसंगत विधि के प्रावधानों का मनन करे, तब प्रकरण का निर्णय करे। विराम। यह सही है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने पर परिणाम भिन्न भिन्न होंगे। विराम। अतः एक ही मामले में विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु ऐसा बिरले मामलों में होता है। विराम। साक्ष्य के विवेचन में तथा विधि प्रावधानों के पालन में सतर्कता बरती जावे तब जो निष्कर्ष निकाले जावेंगे उनमें दूसरा दृष्टिकोण बना पाना संभव नहीं होगा। विराम। अतः विचारण न्यायालय के लिए आवश्यक है अपने विवेक विधिक ज्ञान का सम्यक प्रयोग करे तथा प्रमाण एवं विधि की स्थिति का उचित विवेचन करके निर्णय देवे। विराम। पैरा। इस संबंध में विधि के विशेषज्ञों का मत यह भी है कि निर्णय न्यायाधीश के दिमाग का बिंब होता है। विराम। यदि न्यायाधीश प्रकरण पत्रिका को गहराई से अध्ययन
नहीं करता है तो निर्णय में तथ्यों व प्रमाण के विवेचन के दोहराव या विपरीत निष्कर्ष दिखाई देते हैं। विराम। इसी प्रकार किसी विधि के प्रावधान के संबंध में अल्पज्ञता भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। विराम। निर्णय के अध्ययन से न्यायाधीश के मस्तिष्क, विचार करने का तरीका, तथ्यगत प्रश्न व उनके विवेचन के लिए पहल एवं पकड़, विधि के ज्ञान की गहराई भी पता चलती है। विराम। अतएव निर्णय लेखन प्रारंभ करने के पहले प्रकरण पत्रिका, सुसंगत विधि पुस्तकें व न्याय दृष्टांतों का अध्ययन करके मानसिक तैयारी कर ली जानी चाहिए कि क्या निर्णय देना है व उसके आधार क्या हैं। विराम। दांडिक मामलों का निर्णय लेखन सिविल या अन्य मामलों से एकदम भिन्न नहीं कहा जा सकता है। विराम। सामान्य निर्णय आदेश लेखन की ही तरह दांडिक मामलों के निर्णय के लेखन में निर्णय के लिए बिंदु तय करके उन पर आए प्रमाण की विवेचना से निष्कर्ष दिए जाते हैं। विराम। फिर भी कुछ कारणों से दांडिक निर्णय लेखन भिन्न होता है। विराम। पहला कारण यह है कि सिविल मामलों में प्रमाण के प्रारंभ में बचाव की सुनिश्चितता होना आवश्यक नहीं है। विराम। दूसरा यह कि सिविल मामलों में प्रायः दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रमाण आधारित होता है एवं दस्तावेज सिद्ध हो जाने पर उसकी महत्ता मौखिक साक्ष्य से ऊपर होती है, जबकि दांडिक मामलों में प्रथम सूचना आदि दस्तावेज देरी के कारण या अन्य कारणों से अपना महत्व खो देते हैं तथा पूरा प्रकरण चक्षुदर्शी गवाहों की मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सकीय राय पर निर्भर हो जाता है। विराम। तीसरा यह कि दांडिक मामले में प्रायः प्रमाण अभियोजन पक्ष का ही प्रस्तुत होता है एवं उसे अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है, जबकि सिविल मामले में उभय पक्ष अपने अपने प्रमाण भार के अनुसार प्रमाण देते हैं एवं निर्णय में उसका विवेचन होता है। विराम। दांडिक मामले में धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश अपवाद होते हैं, जिनमें कि वाद प्रश्न एवं उनके परिणाम पृथक से न लिखे जाने के बावजूद उनका लेखन सिविल प्रकरण के निर्णय एवं आदेश जैसा होता है। विराम। चौथा यह कि दंड के बिंदु पर आकलन दांडिक निर्णय को सिविल निर्णय से भिन्न बनाता है। विराम। पैरा। इस प्रकार परोक्ष रूप से जबकि किसी आरोपी के अपराध को तय करके उसे दंडित किया जाना है, जिसका दूरगामी परिणाम उस व्यक्ति
तथा समाज पर भी होता है, तब दांडिक निर्णय लिखना एक सतही कार्य नहीं है, जिसमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। विराम। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि निर्णय में निकाले गए निष्कर्ष तो महत्वपूर्ण हैं ही, परंतु निष्कर्ष के आधार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विराम। आधारों के विवेचन से ही पता चलता है कि निकाले गए निष्कर्ष कितने सही हैं। विराम। अतएव निर्णय की गुणवत्ता साक्ष्य के विवेचन पर काफी हद तक निर्भर करती है। विराम। पैरा। दांडिक निर्णय का प्रारूप क्या होगा, यह एक जानने योग्य विषय है। विराम। क्योंकि यदि निर्णय उचित प्रारूप पर नहीं है, तो उसमें साक्ष्य का विवेचन कितना ही अच्छा क्यों न हो, सही तथ्यों का ज्ञान न होने से उस साक्ष्य की सुसंगतता स्पष्ट नहीं होगी एवं निर्णय दुरूह हो जाएगा। जबकि निर्णय ऐसा होता है जिसे कि उस पक्षकार को समझना है जिसके कि मामले में निर्णय किया जा रहा है। विराम। निर्णय के प्रारूप के संबंध में नए न्यायाधीशों में यह धारणा होती है कि विधि पत्रिकाओं में छपने वाले निर्णयों में से किसी एक प्रकार की शैली को आत्मसात कर लिया जावे तथा उसी प्रारूप में निर्णय लिख दिए जावे। विराम। परंतु यह धारणा सही नहीं है। विराम। सर्वप्रथम तो माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दांडिक निर्णय अपीलीय प्रकृति के होते हैं, जिनमें उतने ही बिंदु पर विवेचन हो सकता है जो उनके समक्ष उठाए गए हों, जबकि विचारण न्यायालय को सभी बिंदु विवेचित करना होंगे। विराम। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध और अपील या पुनरीक्षण का अवसर नहीं है, अतः वे संक्षिप्त हो सकते हैं। विराम। एवं निर्णय के आधार उनमें होना आवश्यक नहीं है। विराम। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय लेखन के लिए कोई प्रारूप उपबंधित नहीं है, जबकि निम्न न्यायपालिका पर तत्संबंधी उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है एवं वह समय समय पर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। विराम। पैरा। मध्य प्रदेश में इस संबंध में नियम व आदेश विदिन ब्रैकेट आपराधिक के नियम 234 से 279 तक स्पष्ट करते हैं कि निर्णय का प्रारूप क्या होगा। विराम। तब विचारण न्यायालय को दांडिक निर्णय व आदेश तदनुसार ही लिखना चाहिए। विराम। पैरा। दांडिक निर्णय की आवश्यकताएं क्या है? प्रश्नवाचक। इसे जानने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता
1973 का अध्याय 27 देखना होगा विराम। धारा 354 विदिन ब्रैकेट 1 दंड प्रक्रिया संहिता में निर्णय के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि निष्कर्ष के बिंदु प्रकट किए जावें तथा उन बिंदुओं पर आधार सहित निर्णय हो विराम। यह भी स्पष्ट किया जावे कि भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के किस अपराध के लिए दंडित किया गया तथा क्या दंड दिया गया विराम। यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो आरोपी की दोष मुक्ति किस अपराध के लिए है तथा यह निर्देशित किया जावेगा कि वे दोष मुक्त हैं, अतः स्वतंत्र किया जाता है। कारावास की सजा देने पर उचित कारण एवं मृत्युदंड की सजा देने पर विशेष कारण लिखे जावेंगे विराम। दंड के विषयक विस्तार से इस प्रावधान में उल्लेख है, जिसका पूरा विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं है। इसे धारा 354 के मूल पाठ से देखा जा सकता है विराम। धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता में क्षतिकर के प्रावधान का उल्लेख है, जबकि धारा 358 से 359 में भी आरोपी को दिलाए जाने वाले हर्जाने का प्रावधान है विराम। धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता परिवीक्षा प्रावधानों को स्पष्ट करती है विराम। इस संबंध में विशद चर्चा उस समय की जावेगी जबकि दंड के विषय में लिखा जावेगा विराम। पैरा दांडिक निर्णय कैसा होगा, इसके लिए नियम व आदेश विदिन ब्रैकेट आपराधिक के अध्याय 9 व 10 में निर्देश किए गए हैं विराम। इन दोनों अध्याय का पूरा पाठ इसी पुस्तक में सुविधा के लिए देने का प्रयास किया जा रहा है विराम। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता नियम व आदेश विदिन ब्रैकेट आपराधिक आदि के आधार पर ही निर्णय का प्रारूप निर्मित किया जाना चाहिए विराम। पैरा दांडिक निर्णय लेखन के लिए न्यायाधीश को चाहिए कि वह प्रकरण पत्रिका एवं संबंधित विधि प्रावधानों तथा न्याय दृष्टांतों का अध्ययन मनन करके सुनिश्चित कर ले कि क्या निर्णय दिया जाना है विराम। यदि प्रकरण पत्रिका का अच्छा अध्ययन किया गया है तो निर्णय लिखते लिखाते समय प्रत्येक दस्तावेज की ग्राह्यता एवं सिद्धि, साक्षी की विश्वसनीयता आदि बिंदुओं पर विवेचन के समय दोहराव की स्थिति से बचा जा सकता है विराम। निर्णय अत्यधिक लंबा होना या अत्यधिक छोटा होना न्यायाधीश की व्यग्रता या लापरवाही को ही इंगित करता है विराम। निर्णय का आकार युक्ति युक्त रूप से आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए विराम। पैरा प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर में वादी का करीब पूरा वाद अस्वीकार कर दिया। उसके अनुसार उसने कोई ऋण वादी से
नहीं लिया, उसे ऋण की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः प्रतिवादी वादी का मित्र नहीं है, बल्कि वह वादी के यहाँ से जनरल स्टोर का सामान लेता रहा है और जिसके बकाये पर वादी खातों में या बिल बुक पर हस्ताक्षर कराता रहा है। इस प्रकार धोखे से प्रतिवादी के हस्ताक्षर यदि वादी ने प्राप्त कर लिए हों तो इसका लाभ वादी नहीं उठा सकता है। प्रतिवादी ने कोई रकम ऋण स्वरूप नहीं लेना बताकर अदायगी से इनकार किया। उसने किसी प्रकार का आंशिक भुगतान भी किया जाना अस्वीकार किया है। उसके अनुसार उसे नोटिस मिला था, परंतु चूंकि उसने कोई ऋण नहीं लिया था, इसलिए उसने इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। विराम विकल्प में यह भी अभिवचन किया गया कि वादी ने जनरल स्टोर्स से उधारी ली गई सामग्री की कीमत पर ब्याज जोड़कर बकाया रकम पर दोबारा ब्याज जोड़कर यह दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। विराम अतः वाद निरस्त करने की मांग की गई। विराम वादी के इस वाद से प्रतिवादी के कार्यालय में प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को हानि हुई है, ऐसा प्रकट करते हुए धारा 35 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रुपए 2000 का क्षतिधन वादी से दिलाए जाने की मांग की गई। विराम पैरा उभय पक्ष के उपरोक्त अभिवचनों पर निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किए गए थे, जिन पर उभय पक्ष का प्रमाण लिया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई के उपरांत निकाले गए निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नांकित हैं। पैरा यह वाद प्रश्न समान तथ्यों पर आधारित होने से विवेचन का दोहराव टालने के लिए इन्हें एक साथ लिया जा रहा है। विराम दीनशाह ने अपने अभिकथनों में बताया है कि प्रतिवादी ने रुपए 7000 का एक प्रोमिसरी नोट प्रदर्श P1 दिनांक 5/6/1996 को लिख दिया था और नगद ऋण प्राप्त किया था। उसने इस बात से इनकार किया कि प्रतिवादी के हस्ताक्षर धोखे से लिए हैं। विराम खातों का हिसाब क्या करा लिया गया, इस संबंध में महिपाल सिंह ने अपने अभिकथनों पर शपथ पत्र पर ऋण लेना अस्वीकार किया, परंतु उससे पूछे जाने पर कि पिछले हिसाब के हस्ताक्षर उसने कितनी बार किए थे, उसका कहना है कि सामान की उधारी का हिसाब किताब हर महीने वेतन मिलने पर हो जाता था और उसने कभी भी एक महीने से ज्यादा का हिसाब बकाया नहीं रखा है। विराम प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि प्रोमिसरी नोट प्रदर्श P1 पर A से A हस्ताक्षर उसी के हैं। तब इस संबंध में
जबकि उसने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं। प्रमाण भार प्रतिवादी पर चला जाता है कि वह सिद्ध करे वस्तुएं उसने ऋण प्राप्त नहीं किया है। संपूर्ण विराम।